नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चीन ने विक्ट्री डे परेड करके पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। दरअसल ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक मोड़ है, ऐतिहासिक क्षण है जब चीन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। उसने अपनी विशाल सेना का प्रदर्शन किया है, नए युद्धास्त्रों का प्रदर्शन किया है, सेना में जो नई नई यूनिटें बनाई हैं उनका प्रदर्शन किया है। और ये एक मैसेज है अमेरिका को भी, पश्चिमी देशों को भी, कि उनसे टकराने का अगर उन्होंने कोई इरादा बनाया तो बात कहाँ तक जा सकती है, या चीन किस तरह से उनके मुकाबले के लिए तैयार है। वो कहीं से उसे धमका नहीं सकते हैं, उन्हें डरा नहीं सकते हैं कि चीन अब इतना प्रिपेयर है, इतना तैयार है कि पूरे नाटो देशों से मुकाबला कर सकता है। और न केवल ये चुनौती वाला मामला है, बल्कि चीन ने यह भी दिखा दिया है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक अलायंस भी बना रहा है। और ये लड़ाई अगर पश्चिम के दिमाग में उभरती है तो उसे केवल चीन से नहीं बल्कि रूस से भी लड़ना पड़ेगा, उत्तरी कोरिया से भी लड़ना पड़ेगा, ईरान से भी लड़ना पड़ेगा, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान से लड़ना पड़ेगा, मलेशिया से लड़ना पड़ेगा। और जिस तरह से उसने 26 देशों को के नुमाइंदों को वहाँ बुलाया था इस परेड में, उसमें भारत नहीं था, पाकिस्तान था। पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं कि दोनों तरफ है, चीन और अमेरिका दोनों की तरफ है। तो उसको अगर आप बाहर भी रख दें तो भी में इतने सारे मुल्क थे जिन्हें आमंत्रित किया गया था इस परेड में। और इस परेड में जो दो प्रमुख नेता पूरे दृश्यों पर छाए रहे शी जिनपिंग के साथ में, वो व्लादिमीर पुतिन हैं, रूसी राष्ट्रपति, और उत्तरी कोरिया के प्रमुख किम जोंग सुन हैं। तो ये जो पूरा माहौल है, आप अगर उन दृश्यों को देखें तो दृश्य बहुत ही भव्य हैं, ग्रैंड हैं, और वो चीन की ताकत को प्रदर्शित करते हैं, चीन की संपन्नता, समृद्धि को, चीन की तैयारी को पूरी तरह से आपके सामने रख देते हैं। तो इसीलिए इस तैयारी को देखकर ही डोनाल्ड ट्रंप ने के मुंह से ये निकल गया, या डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि ये एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि इतने सारे मुल्क एक साथ खड़े हो रहे हैं और अपने युद्धास्त्रों का प्रदर्शन चीन कर रहा है उनके सामने। हालांकि ये अतिशयोक्ति है, क्योंकि अमेरिका खुद सबसे बड़ा हथियारों से लैस देश है, दुनिया भर में उसके अड्डे हैं। चीन ने तो ऐसे अड्डे अभी कहीं बनाए नहीं हैं, ना ही उसने कोई युद्ध लड़ा है, ना ही कोई युद्ध उसने थोपा है। अभी तक चीन की समृद्धि का भी एक की बड़ी वजह यही रही कि वो युद्धों में घुसा ही नहीं। भारत के साथ एक युद्ध हुआ था, रूस के साथ थोड़ा सीमा पर टकराव हुआ था, लेकिन इसके अलावा वैसे कोई युद्ध नहीं हुआ। तो रूस के साथ उसने अपनी सीमाओं को शांत कर लिया है। भारत के साथ भी उस तरह का कोई टकराव की सीधे संभावना, आशंका नहीं दिख रही है। कहने का मतलब यह है कि शी जिनपिंग इस समय दुनिया में सबसे ताकतवर नेता के रूप में खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जहां कमज़ोर होते दिख रहे हैं, नासमझ होते दिख रहे हैं, बचकानी हरकतें कर रहे हैं, अपने देश को पीछे ले जा रहे हैं, तमाम तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं, वहाँ शी जिनपिंग वो एक स्थायी नेतृत्व दे रहे हैं अपने मुल्क को, और एक लीडरशिप इस पूरे सेंट्रल एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, इन तमाम जगहों पर एक लीडरशिप दे रहे हैं और अपने को स्थापित कर रहे हैं। शी जिनपिंग खुद अपने आप को नहीं, पूरे चीन को इस पूरे इलाके में स्थापित कर रहे हैं। और इस इलाके में स्थापित करने का मतलब है दुनिया में खुद को स्थापित करना। अब जो चीन की इस परेड में, विक्ट्री डे परेड में, जो कि जापान की सेना को हराने के 80वें वर्षगांठ पर आयोजित की गई थी, और इस मौके का इस्तेमाल एक मैसेज देने के लिए शी जिनपिंग ने किया था, उसमें कुछ खास बातें हैं जिस पर हम गौर करना चाहेंगे।
उनके युद्ध की तैयारियों को लेकर कि किस तरह से उन्होंने नए नए हथियार इसमें प्रदर्शित किए, और सेना के स्तर पर भी कई जो अलग तरह की नई यूनिटें बनाई हैं उनको भी उन्होंने प्रदर्शित किया। तो पहले सेना को लेते हैं। सेना में उन्होंने जो इस परेड में शामिल हुई, एक एरो स्पेस फोर्स शामिल हुई जो अंतरिक्ष संचालन और उपग्रह प्रणालियों के लिए जिम्मेदार है, जिनका इस्तेमाल युद्ध में हो सकता है, और इससे अंतरिक्ष में प्रवेश, वहाँ से निकलना और अंतरिक्ष के इस्तेमाल के लिए तैयारी रखने के पर वो केंद्रित है, एरो स्पेस फोर्स। दूसरी है साइबर स्पेस फोर्स। साइबर हमले, रक्षा, साइबर स्पेस में राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए इसका गठन किया गया है, और ये साइबर घुसपैठ का पता लगाने और जवाबी कार्रवाई करने पर केंद्रित है। एरोस्पेस फोर्स, साइबर स्पेस फोर्स। फिर है इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स, सूचना प्रवाह, पूरा नेटवर्क कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे युद्ध के संचालन में उसका उपयोग हो, और सूचना के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूनिफाई करके उनके मैनेजमेंट को ये फोर्स देखती है। फिर साइबर युद्ध की इकाइयां हैं। साइबर फोर्स में कई PLA यूनिट 61398 है, यूनिट 61486 हैं, ये प्रमुख हैं, उनमें और भी यूनिट हैं। अंतरिक्ष की युद्ध की इकाइयां हैं। ये सेना में नए एडिशन हैं। हालांकि ये एक तरह के पहले था, इसमें स्ट्रेटजिक सपोर्ट फोर्स SSF के नाम से था, लेकिन बाद में उसका विघटन करके ये तीनों फोर्सेस अलग अलग कर दी गई, उनको इंडिपेंडेंट बनाया गया, उनको मजबूत किया गया। तो सेना के स्तर पर ये सारी चीज़ें हुई। अब एक नज़र डालते हैं कि हथियारों के स्तर पर क्या क्या कमाल किया है चीन ने, जो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। उनमें है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स DF-5C। ये परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है मिसाइल, और इसकी मारक क्षमता पूरी दुनिया को कवर कर सकती है, यानी अमेरिका के भीतरी इलाकों में भी मार कर सकती है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा रहा है कि 20,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दूसरी है DF-61 जो कि DF-41 जो पहले थे उसका न्यू जनरेशन है। ये मिसाइल एक साथ 10 परमाणु बम ले जा सकती है, और इसे परमाणु निवारण शस्त्रागार के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। फिर एक है DF-26D। इसे गुआम किलर कहा जाता है क्योंकि ये अमेरिका के गुआम बेस को निशाना बना सकती है। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड तकनीक है जो इसे मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम बनाती है। यानी अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, उसको भी चकमा देकर ये वार कर सकती है। फिर हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। CJ-1000 लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका डिजाइन DF-100 के समान है। YJ-17 है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, क्योंकि समुद्री युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जाता सकता है। YJ-21 है। ये भी हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और 400 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज़ों को नष्ट कर सकती है। फिर अब मिसाइलों पर आते हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, HQ-29 है। बहुत ऊंचाई वाले इंटरसेप्टर, जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों और जो पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ये अमेरिकी SM-3 इंटरसेप्टर के समतुल्य है, समकक्ष है। अब आते हैं लड़ाकू विमान और ड्रोन में। लड़ाकू विमानों में J-20S और J-35 हैं। ये 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट हैं। आपको बता दूं कि J-35 विमान चीन पाकिस्तान को भी देने जा रहा है। शायद सितंबर-अक्टूबर में उसकी डिलीवरी भी होनी है, जो कि समुद्री रक्षा और हवाई युद्ध दोनों में महत्वपूर्ण है। J-35 को विशेष रूप से जो नेवल वॉर है, नौसैनिक युद्ध है, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। फिर है KJ-500A और KJ-600 जो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है,
जो निगरानी और कमांड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। GJ-11 है, बहुत ही उन्नत किस्म के कॉम्बैट ड्रोन हैं जो निगरानी करने और हमले दोनों में सक्षम हैं। Y-20A और Y-20B ये परिवहन विमान हैं जो सैन्य लॉजिस्टिक्स है उसको मजबूत करते हैं। फिर जो और एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो लेजर हथियार है। LY-1 8 पहियों वाले HZ-155 बख्तर-1 ट्रक पर इसको स्थापित किया जाता है, इस लेजर हथियार को, और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को निष्क्रिय करने और पायलटों को अंधा करने में सक्षम है। अगर कोई लड़ाकू विमान आ रहा है तो उनके पायलटों को लेजर किरणों से अंधा किया जा सकता है। फिर है टैंक और रॉकेट लॉन्चर टाइप 19B, उन्नत मुख्य युद्धक टैंक है इसका 19B, और 2011 से सेना में तैनात टाइप 1991 से छोटा और अधिक मुस्तैद है, चुस्त है। PHL-16 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो लंबी दूरी तक सटीक हमला कर सकता है। PCH-191 मॉड्यूलर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है जो ज़मीनी हमलों में प्रभावी होता है। अब आते हैं नेवी की तरफ, नौसैनिक हथियार। इसमें बहुत महत्वपूर्ण पनडुब्बी का प्रदर्शन किया गया। JL-3 पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है, यानी समुद्र के अंदर से पनडुब्बी के जरिए अमेरिका पर अटैक किया जा सकता है इसके ज़रिए। फिर YJ-12 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल जो 400 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज़ों को नष्ट कर सकती है। और CJ-20A हवा से लॉन्च होने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जो H-6K स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से लॉन्च होती है। अंत में आता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और दूसरे हथियार, क्योंकि अब हम जानते हैं कि जो वारफेयर है वो चेंज हो गया है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की तरफ दुनिया बढ़ रही है। तो J-1, J-15T और J-15DT नौसैनिक युद्ध के लिए कैरियर आधारित विमान जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और स्टील्थ क्षमताओं से लैस होते हैं। H-6J लंबी दूरी का बॉम्बर जो नौसैनिक युद्ध में YJ-12 मिसाइलों से लैस है। और एक महत्वपूर्ण है अंडर सी ड्रोन। अमूमन हम लोग जानते हैं कि एयर में इस्तेमाल होता है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन ये अंडर सी है, समुद्री निगरानी और हमले के लिए डिजाइन किए गए मानव रहित समुद्री वाहन हैं ये, और ये उसकी एक महत्वपूर्ण क्षमता को बढ़ाने वाली चीज़ है। अब ये जो कुछ भी हुआ, अब पूरी परेड को एक साथ मिलाकर देखिए आप कि ये तमाम सेना की यूनिटें नई बनी हैं, ये तमाम तरह के हथियार, अत्याधुनिक हथियार, इनमें से बहुत सारे हथियार तो भारत के पास है ही नहीं। भारत बहुत सारे हथियारों के लिए दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ये चीन ने खुद बनाए हैं, स्वनिर्मित हथियार हैं। तो हथियारों के स्तर पर, सेना में नई यूनिटों के स्तर पर, सैन्य तैयारी के स्तर पर चीन ने ये प्रदर्शन किया है। अब जो अमेरिका को सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात लग रही है उसमें यह है कि इस प्रदर्शन में शी जिनपिंग के साथ दो ऐसे नेता थे जो अमेरिका की आंख में खटकते रहते हैं। शी जिनपिंग या चीन तो खटकता ही है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन भी उनकी आंख के किरकिरी हैं, और किम तो है ही उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति। तो ये दोनों नेता उनके अगल बगल में पूरी परेड के दौरान थे, यानी एक तिकड़ी बनी हुई थी जो अमेरिका को लग रहा था कि ये तीन परमाणु शक्ति से संपन्न, हथियारों से लैस और ऐसे देश हैं जो अमेरिका की सुनने को तैयार नहीं हैं। इन्होंने एक ऐसा अलायंस बना लिया है और बहुत सारे ऐसे देशों को अपने साथ जोड़ दिया है जो अमेरिका से नाखुश हैं, या अमेरिका ने जिन पर अत्याचार किए हैं, चाहे वो ईरान हो या कोई दूसरा देश हो, वो हैं। और बहुत सारे देश ऐसे हैं इस पूरे इलाके में चीन के इर्द गिर्द जो मानते हैं कि चीन से बना के रखो, चीन उनकी सुरक्षा ज़्यादा बेहतर से ढंग से कर सकता है। चीन ने इसके साथ ही ये
भी एक मैसेज दिया है कि जो पूरा ताइवान है, प्रशांत क्षेत्र है, पैसिफिक रीजन है, उस इलाके में भी एक मैसेज दिया है कि ये हमारी शक्ति है और अमेरिका अगर यहाँ इंटरफियर करेगा तो समझ लेना चाहिए कि हम कितने ताकतवर हैं। ये मैसेज उन्होंने दे दिया है। अब ट्रंप की प्रतिक्रिया लीजिए। ट्रंप और अमेरिका दोनों चीन को कमज़ोर करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से भी, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ताकत बढ़ रही है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, पूछ परख बढ़ रही है, उसको भी सीमित करना चाहते हैं। और जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो उसमें यूरोप के वो देश शामिल होते हैं जो कि नाटो के मेंबर हैं। हालांकि नाटो का एक मेंबर स्लोवाकिया इस परेड में शामिल होने गया था, वो भी उन 26 नेताओं में से एक थे। तो ये उन सब के लिए एक मैसेज है कि, और एक उनके लिए तकलीफ का कारण भी है कि एक अलायंस बन रहा है, और जो यूनिपोलर वर्ल्ड था जिसमें अमेरिका और उसके पिछलग्गू देशों का दबदबा था, जो तय करते थे कि क्या दुनिया में होना चाहिए और क्या सही है और क्या गलत है, और गलत को सही और सही को गलत साबित करने या मनमानी करने के लिए एक तरह से स्वतंत्र थे, उनको एक चुनौती एक दूसरे ध्रुव के निर्माण से बन रही है। एक दूसरा ध्रुव खड़ा हो रहा है। ये अभी सैन्य समूह के रूप में नहीं है जैसे नाटो है, लेकिन आगे चल के अगर एक सैन्य समूह भी इसमें से निकल पड़े तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी रूस ने वार्सा पैक्ट बनाया था अपने नाटो के खिलाफ, बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वार्सा को भी भंग कर दिया गया, वार्सा पैक्ट को भी, क्योंकि उस समय उसकी ज़रूरत भी नहीं रह गई थी। लेकिन अब रूस महसूस कर रहा है कि जिस तरह से अमेरिका पेश आ रहा है, नाटो देश पेश आ रहे हैं, उसको ज़रूरत है चीन की। उत्तर कोरिया को भी ज़रूरत है, चीन को भी और साथियों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बहुत सारे देश उसके साथ होंगे तो जो नया वर्ल्ड ऑर्डर वो बनाना चाहता है उसमें उसे आसानी होगी। अमेरिका के प्रभुत्व को कम करने में, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने में, और अगर जैसा वो कह रहे हैं कि एक पीस और साझी सुरक्षा, ये एक उनका मकसद है इस पूरी कवायद का, तो उस दिशा में भी बढ़ने का। तो अब देखना आगे ये है कि अमेरिका की प्रतिक्रिया और इसके बाद क्या आती है, और चीन इस प्रदर्शन के बाद कहाँ कहाँ किस किस तरह से असर्ट करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अमेरिका के प्रभुत्व को कम करने की कोशिश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।